Hello everyone, welcome to my channel Accountsmate. I hope you all are taking good care of your health. So 12th हम स्टार्ट कर रहे हैं टर्म 2 सेशन 21-22 के लिए अपना चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मींस एनपीओ. सो इस चैप्टर में क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, क्या टर्म्स यूज की जाती है, विद दैट टेंटेटिव क्वेश्चंस जो सीबीएसई बोर्ड पार्ट से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की, वो वन बाय वन इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूंगी. आपको बस वीडियो एंड तक देखना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल. स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. एनपीओ जैसे नाम से ही पता चलता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट टू सर्व द सोसाइटी एज अ होल इनका मेन मोटिव होता है. इनकी इनकम, इनके एक्सपेंस कुछ अलग होंगे सिंस ये प्रॉफिट अर्न करने की इंटेंशन से नहीं बनी है. इनके सोर्स ऑफ इनकम की अगर बात करें तो इन्हें क्या मिलेंगे? ग्रांट्स, लीगेसीज, सब्सक्रिप्शन, मेंबर्स फीस एंड डोनेशन एक्सेट्रा. ठीक, सो होपफुली आपको समझ में आया. अब बात करें अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कि कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं, तो स्टेटमेंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो रफली आइडिया लेते हैं कि होता क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट योर कैश बुक, इज जस्ट लाइक योर कैश बुक, जो किस बेसिस पर बनी है? कैश बेसिस पर. सो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जब भी कैश बढ़ेगा वो यहाँ रिकॉर्ड होगा और जिस भी रीजन से कैश घटेगा वो यहाँ रिकॉर्ड होगा. ठीक, एग्जाम्पल में मैंने लिख दिया है सेशन 2021. तो मीन्स इस सेशन की जितने भी आपको इनकम मिली है वो टू साइड, और जितनी भी इनकम आपकी, जितना भी कैश आपका आउटफ्लो हुआ है वो बाय साइड रिकॉर्ड किया गया है. एग्जाम्पल के पार्ट पर मैंने यहाँ सब्सक्रिप्शन, फर्नीचर और रेंट लिखा है ताकि मैं आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस जो लिखा है उसको अच्छे से क्लियर कर पाऊँ. सो रिसिप्ट एंड पेमेंट में सबसे पहले आपके पास स्टार्ट होता है ये ओपनिंग कैश और बैंक के बैलेंस से, क्लोजिंग में होता है आपका क्लोजिंग कैश और बैंक का बैलेंस. ठीक, जिस भी रीजन से कैश बढ़ेगा, चाहे सपोजिटली जैसे मैंने एग्जांपल में लिखा है सब्सक्रिप्शन, इस साल की इनकम ईयर था 2021, आपको सब्सक्रिप्शन नाम की इनकम मिली जो आपके मेंबर्स से मिलती है एनपीओ को. एनपीओ में पार्टनर्स नहीं होते हैं मेंबर. कैपिटल का नाम कैपिटल फंड होता है. ठीक, तो सब्सक्रिप्शन नाम की इनकम हुई आपको 2021 में. 2020 का भी अमाउंट मिला, कुछ 2021 का भी मिला और कुछ आगे आने वाले साल 2022 का भी आपको 30,000 रिसीव हुए. सो ऐसा अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अगर बना तो आप ये तीनों इनकम आप रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिख देंगे. बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब आप बनाएंगे तो वो क्या होता है? इट इज जस्ट लाइक योर पीएनएल अकाउंट जो बना एक्रूअल बेसिस पर. इसमें बाय साइड आपकी इनकम आएंगी और टू साइड आपके एक्सपेंडिचर आएंगे. तो जब आप इसे पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन को, पीएनएल मतलब आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तब आप क्या लिखेंगे? आप बाय साइड सब्सक्रिप्शन लिखेंगे सिर्फ इस साल का, क्योंकि ये साल क्या है 2021, इसको आप बोलेंगे अपना करंट ईयर. ठीक, तो सब्सक्रिप्शन आप कितना लिखेंगे? आप लिखेंगे 2,40,000 आपको सब्सक्रिप्शन मिला, लेकिन इसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपको मिला दैट इज 10,000. तो इस 10,000 को आप यहां से हटा देंगे एंड आगे आने वाले साल के लिए 30,000 जो आपको एडवांस मिला, इसे कहेंगे हम एडवांस करंट ईयर का. तो करंट ईयर का एडवांस दैट इज 30,000, उसको आपको रिड्यूस करके इस साल की इनकम जो है आपकी 2 लाख वो हमने लिखी. बेसिक पार्ट समझने के लिए किया, अगर एडजस्टमेंट होती तो उसका भी हम ट्रीटमेंट इसमें करते. सो आपको मेक श्योर होपफुली आपको समझ में आया है कि किस तरीके से आपको इनकम को ट्रीट करना है. रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आप एज अ होल जितना भी इनकम आपको इस साल मिली आपने लिख दी, क्योंकि वो बना कैश बेसिस पर. कैश कितना आया, चाहे इस साल का, चाहे पहले साल का, चाहे आगे आने वाले साल का. बट जब आप उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पुट कर रहे हैं तो आप मेक श्योर कर रहे हैं कि वो एक साल का हो. एक्रूअल बेसिस पर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर किया. दूसरे एग्जांपल से समझते हैं. फर्नीचर सोल्ड किया आपने 8,000 रुपए का, तो आप 8,000 का फर्नीचर अगर सोल्ड करते हैं तो इससे असेट कम होगा. असेट कम होना या बढ़ना बैलेंस शीट पर आता है. सिर्फ उस असेट को बेचने में आपको अगर प्रॉफिट या लॉस आया तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपका कवर होगा. जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है 10,000 उसकी बुक वैल्यू थी और वो 8,000 में सोल्ड आउट हुआ है, तो आपको कितने का लॉस हुआ? 2,000 का लॉस. तो इसको आप एक्सपेंडिचर ट्रीट करेंगे और कहाँ लिखेंगे? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर. आपको लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ? 10,000 माइनस 8,000, 2,000 का आपका लॉस हुआ. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिखा है रेंट 20,000. तो ये रेंट आपका पेमेंट है, आपने कलेक्टिवली इस साल 20,000 का रेंट पे किया, इससे ये मतलब है. एडजस्टमेंट भी दी है मैंने इसकी. रेंट में आपका आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का और इस साल का, और प्रीपेड भी है पिछले साल का और इस साल का. तो जब आप रेंट लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जब आप रेंट लिखेंगे तो आप इस रेंट को मेक श्योर करेंगे इस साल का बनाए एक्रूअल बेसिस पर.
यहाँ क्या लिखा है, कैश बेसिस पर कि टोटलिटी में 20,000 आपने पे कर दिया। तो आप इस 20,000 में इस साल बनाने के लिए क्या करेंगे, इस साल की इनकम बनाने के लिए इस साल का आउटस्टैंडिंग और पिछले साल का प्रीपेड ही इस साल का होता है तो करते हैं प्लस। तो क्या करना है आपको, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर दैट इज 15,000 आपको ऐड करना है। आपको ऐड करना है एडवांस कौन से साल का, प्रीवियस ईयर, पिछले साल 12,000 आपको ऐड करना है। माइनस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का दैट इज 10,000। और क्या माइनस करना है, एडवांस करंट ईयर का, क्योंकि वो इस साल का नहीं है। जो भी आपका आंसर आएगा उसको आपको यहाँ पुट करना है। सो होपफुली आपको एक रफली आइडिया लगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक, रिसिप्ट एंड पेमेंट में आप जितना पैसा आया, जितना पैसा गया, उस सबको टोटलिटी में लिख लेते हैं। उस पैसे को या खर्चे को इस साल का बनाकर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पुट करेंगे। अल्टीमेटली होता क्या है, नॉर्मली क्वेश्चन आपका आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ आपको एडजस्टमेंट गिवन होती है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, क्योंकि ये एनपीओ है, प्रॉफिट अर्न करना इसकी मेन इंटेंशन नहीं थी, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से जो आपका, अगर इनकम ज्यादा हो और एक्सपेंस कम तो आएगा सरप्लस, अगर इनकम कम होगी और एक्सपेंस ज्यादा होगा तो आएगा डेफिसिट। तो जो भी आपका, अगर सपोजिबली इधर बैलेंसिंग फिगर होती है तो उसको आप कहते हैं सरप्लस, और वो सरप्लस कहाँ ऐड होता है, बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड होता है उसमें ये सरप्लस आपको ऐड कर कर अदर लाइबिलिटीज और असेट्स के साथ आपको वो पुट करना होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया। अगर आपके पास कैपिटल फंड गिवन नहीं है तो आपको पिछले साल की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे आप पिछले साल के असेट्स और पिछले साल की लाइबिलिटीज। असेट में से लाइबिलिटीज को अगर आप डिडक्ट करेंगे तो वो कैपिटल फंड आएगा, और वो कैपिटल फंड आप अल्टीमेटली यहाँ लिखेंगे। तो होपफुली आपको समझ में आया कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की स्टेटमेंट्स की बात करें एनपीओ की, तो क्या क्या बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। एट द एंड ऑर्गेनाइजेशन को सरप्लस या डेफिसिट होंगे, वो कहाँ से आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। अगर इधर डिफरेंस आया तो सरप्लस, अगर इधर डिफरेंस आया तो डेफिसिट। सरप्लस एट द एंड कैपिटल फंड में जो करंट ईयर की बैलेंस शीट होगी उसमें ऐड हो जाएगा। अगर आपको कैपिटल फंड नहीं गिवन तो पुरानी बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। पुराने असेट्स में से लाइबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी टर्म्ड एज योर कैपिटल फंड, और कैपिटल फंड में अल्टीमेटली ये सरप्लस ऐड हो जाएगा। सो अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन इसके क्वेश्चंस। सो बात करते हैं एमपीओ में फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की, जो आता है मटेरियल कंज्यूम। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी ऐसा मटेरियल दे रखा है जिसका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी है एडजस्टमेंट में, तो मटेरियल कंज्यूम का क्वेश्चन है। विद दैट के इंडिविजुअली 3 to 4 मार्क्स का आपका आ सकता है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला। आपको मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो इसके लिए ओपनिंग स्टॉक में ऐड करने हैं परचेजेस और माइनस करने हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। ये वही मटेरियल कंज्यूम है जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड दैट इज डेबिट साइड आपको उसको अपीयर करना है। ठीक, अगर आपको कभी परचेजेस गिवन नहीं है, परचेजेस गिवन नहीं है तो क्या गिवन होगा, अमाउंट पेड। इस साल आपने इतना अमाउंट पे किया, तो उस पेड को जब आप इस साल का बनाते हैं तो अपने आप परचेजेस आ जाएगा। तो कैसे बनाना है परचेजेस के लिए, अमाउंट पेड में ऐड होगा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का। आउटस्टैंडिंग को ये लोग क्रेडिटर्स भी कह देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना। आप क्रेडिटर्स करंट ईयर के ऐड, प्रीवियस ईयर के माइनस, और एडवांस प्रीवियस ईयर का ऐड और करंट ईयर का माइनस, जैसे मैंने अभी रेंट वाले एग्जांपल में आपको बताया। तो आपको अमाउंट पेड में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के और एडवांस प्रीवियस ईयर का। बाकी इसका ऑपोजिट क्रेडिटर्स प्रीवियस ईयर के और एडवांस करंट ईयर का आपको माइनस करना है। आपके आ जाएगी परचेजेस। इस परचेज को आप ओपनिंग, इस परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक प्लस करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, तो आपका आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम। और क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है कि आपको मटेरियल दे देंगे, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कभी परचेजेस गिवन होगी तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएं। अगर परचेजेस गिवन नहीं है तो आप अकॉर्डिंगली अमाउंट पेड में इस साल के क्रेडिटर्स और पिछले साल के एडवांस को ऐड करें, और पिछले साल के क्रेडिटर्स और इस साल के एडवांस को माइनस करने के बाद परचेजेस कैलकुलेट कर लें। अब इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को अच्छे से सेट करने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन है आपका, ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। सो क्वेश्चन में है आपका, हाउ विल यू डील विद फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको गिवन है ओपनिंग स्टॉक 12 का और ओपनिंग स्टॉक 2013 का, तो 12 वाला ओपनिंग स्टॉक और 13 वाला क्लोजिंग स्टॉक। तो कितना दे रखा है ओपनिंग स्टॉक आपको, इट इज 2800, और क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है आपका 15,200।
तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, तो ये माइनस कर कर हमने लिख दिया। ठीक, इसके बाद क्या गिवन है, आपको गिवन है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स पिछले साल के क्रेडिटर्स मतलब ये प्रीवियस ईयर कितने गिवन है 7800। ठीक है, अगर क्वेश्चन में परचेजेस गिवन होगी 1 बाय 1 हम पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट उस परचेजेस को ऊपर लिखकर डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे, बट परचेजेस नहीं गिवन है और क्रेडिटर्स गिवन है तो पहले हमने क्रेडिटर्स लिख दिए यहाँ पर। इसके बाद आपके करंट ईयर के क्रेडिटर्स दैट इज 90,100 वो हमने लिखे यहाँ पर। एडवांस दे रखा है, पिछले साल का एडवांस 5200 और इस साल का एडवांस जो इस साल का नहीं है 7800 उसको करेंगे माइनस पिछले साल के क्रेडिटर्स माइनस इस साल के क्रेडिटर्स प्लस। इसके बाद आपको दे रखे हैं कैश परचेजेस इस साल के भी और पिछले साल के भी। तो ये छोटा सा ट्विस्ट, अगर इससे तो आपके क्रेडिट का कंज्यूम्ड आया, अगर आप कैश परचेजेस ऐड करेंगे तो वो आप कौन सी ऐड करेंगे करंट ईयर की। ठीक, तो वो ऑलरेडी कितनी गिवन है आपको 30,880, तो वो अलग से ऐड कर देंगे इस परचेजेस में तो आपका आंसर आ जाएगा। नीचे आपको दे रखा है आपने पेमेंट की है टू द क्रेडिटर्स 2,10,000, तो 2,10,000 में आपको ऐड करना है 90,100 माइनस 70,800 प्लस 5,200 माइनस 7,800, तो आपका आंसर आएगा 226700। तो ये आया आपका परचेजेस। इस परचेजेस को पुट करना है हमें यहाँ पर 226700। अब 226700 में ओपनिंग स्टॉक प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 214300। अब 214300 में आप करंट ईयर के कैश परचेजेस और ऐड कर देंगे तो योर आंसर इज गोइंग टू बी 245180 एंड दिस इज द मटेरियल कंज्यूम जो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। तो होपफुली आपको समझ में आया। करना क्या था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको परचेजेस गिवन नहीं है तो अमाउंट पे करंट ईयर के क्रेडिटर्स और पिछले साल का एडवांस आपको ऐड करना है, पिछले साल के क्रेडिटर्स और इस साल का एडवांस करंट ईयर का एडवांस आपको माइनस करना है। परचेजेस आ गए, परचेजेस को यहाँ पुट किया, इस क्वेश्चन में कैश परचेजेस भी गिवन थी तो वो करंट ईयर की ऐड करके आपने आंसर निकाल दिया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की जिसमें सब्सक्रिप्शन को आपको ट्रीट कर दिखाना है। क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। क्वेश्चन में क्या रखा है, आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2013 मींस 12/13। 12/13 इज योर करंट ईयर, तो ये हो गया आपका करंट ईयर। ठीक, ये प्रीवियस ईयर क्यों बनाया है अभी आपको बताती हूँ। तो इसमें आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट सॉर्ट ऑफ दे रखा है कि आपको इस साल 11-12 के मिले हैं 7,500, 2012-13 के लिए मिले हैं 1,27,500, कमिंग 2013-14 के लिए आपको मिले हैं 3,000 रुपीज और इन टोटलिटी आपको इस साल मिला 1,38,000 सब्सक्रिप्शन के नाम का। आपसे पूछा गया है नीचे आप इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में किस तरीके से अपीयर करेंगे। नीचे 2 एडजस्टमेंट और दे रखी हैं, उसे भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको जो सबसे पहले 1,38,000 गिवन है उसको आप कहाँ लिखोगे, यहाँ, कि आपको इस साल सब्सक्रिप्शन के नाम का कितना मिला 138,000। ठीक, इसमें आपको प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 11-12 का आउटस्टैंडिंग मिला है 7,500, बट इसने नीचे एडजस्टमेंट में क्या क्या रखा है अगर हम ध्यान से पढ़े, अर्नियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर वर 9,750 मींस आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 9,750 पिछले साल का। ठीक, लेकिन आपने यहां से कौन सा माइनस किया, जो इस साल रिसीव हो गया आपको। इट मींस आपका अभी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया है 11-12 का कितना 9,750 में से आपको 7,500 मिला, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है 2,250 पिछले साल का। होपफुली आपको समझ में आया। ठीक, अब बात करते हैं जो आपको ये 3,000 मिला 13-14 का, ये एडवांस है, इसे क्या बोलेंगे हम, एडवांस करंट ईयर का। करंट ईयर का एडवांस आपको गिवन है कितना 3,000, तो ये भी आप माइनस कर देंगे। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन आपका कहाँ अपीयर होगा, बैलेंस शीट में करंट ईयर की लायबिलिटी साइड, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना आपका 3,000। होपफुली आपको समझ में आया। यहाँ नॉर्मली आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पे, बट इनकम के लिए अगर आउटस्टैंडिंग यूज किया गया है तो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसीलिए हमने उसको असेट साइड लिख दिया। एडजस्टमेंट का मतलब समझ में आया। अभी मैंने 250 मेंबर्स 600 एनुअल
एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं, ये नहीं पढ़ा। उसके आगे वाला पॉइंट पढ़ा है अरियर ऑफ सब्सक्रिप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर। तो इसका प्योरली मतलब क्या था, पिछले साल के आउटस्टैंडिंग है तो पिछले साल असेट में लिखे होंगे, बट आउट ऑफ दैट 9750 यू रिसीव्ड ओनली 7500, तो यहाँ से डिडक्ट होंगे 7500, मींस स्टिल आउटस्टैंडिंग है 2250। ठीक, आप पहली वाली लाइन जो एडजस्टमेंट में लिखी है, देयर वर 250 मेंबर्स ईच पेइंग 600 एज एनुअल फीस, मींस 250 मेंबर है और 250 के 250 कितना देते हैं, 600 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो आपको ईयरली कितना मिलना चाहिए, 1,50,000। बट अगर हम इसमें से ये दोनों चीजें माइनस कर देते हैं या डायरेक्ट हम बीच वाला आइटम उठाएं तो 127500 आपको इस साल का मिला है, जबकि इस साल का मिलना कितना चाहिए, 1,50,000। तो इसका मतलब है आपका आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना, इस अमाउंट और इस अमाउंट का डिफरेंस, दैट इज 22,500। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप कहां लिखेंगे, 12/13 का आउटस्टैंडिंग आप लिखेंगे 22,500। बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है और इंडिविजुअली भी पूछ लिया जाता है। तो हमने क्या किया, सब्सक्रिप्शन लिखते टाइम हमने 138,000 जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला था वो लिख दिया। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ऑल्दो 9750 था, बट आउट ऑफ दैट 9750 हमें सिर्फ 7500 मिला था। ये हमें कैसे पता चला, रिसिप्ट इन पेमेंट में 11/12 के नाम का 7500 आपको रिसीव हुआ, ऐसा लिखा हुआ है। तो आपने पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर दिया, आगे आने वाले साल का 3000 वो माइनस कर दिया, तो इस साल का बचा कितना, वही बीच वाली अमाउंट 1213 वाली 127500। जबकि आपको मिलना कितना चाहिए था, 250 मेंबर थे, 600 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन देते थे, तो 1,50,000 मिलना चाहिए था, 1,50,000 मिलना चाहिए था, मिला 127500। सो जो डिफरेंस है 22,500, इट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग जो आप यहाँ असेट साइड अपीयर करेंगे। सो होपफुली आपको समझ में आया। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अगर आपको नॉर्मल लिखा है टूर्नामेंट एक्सपेंस, तो ये खर्चा इनकम और एक्सपेंस में एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे, बट टूर्नामेंट एक्सपेंस के साथ आपको टूर्नामेंट फंड भी गिवन है, मींस अगर एक स्पेसिफिक फंड है किसी खर्चे को मेट करने के लिए, तो फिर वो इनकम और एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, वो आएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। उस फंड से रिलेटेड सारी इनकम ऐड होगी और उस फंड से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस को आपको डिडक्ट करना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन इज देयर ऑन योर स्क्रीन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। आपको लिखा है क्वेश्चन में, शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्पेसिफिकली एक टूर्नामेंट फंड गिवन है। टूर्नामेंट फंड कितना गिवन है, टूर्नामेंट फंड गिवन है 18,000। तो 18,000 आपका फंड है, आप इसे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड अंदर आप एडजस्टमेंट में लाइक सारा टोटल आप बाहर लिखेंगे, तो आपका फंड है 18,000। आपके टूर्नामेंट फंड के खर्चे हुए 8,000, तो ये एक्सपेंस, टूर्नामेंट के एक्सपेंस आप 8,000 यहीं से माइनस कर देंगे। आपका कितना अभी भी फंड बचा, 10,000 स्पेयर बच गया। इसके बाद डोनेशन मिली आपको टूर्नामेंट फंड के लिए, डोनेशन मिली तो यहीं पर ऐड हो जाएगी डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड। तो ये कितनी मिली आपको, 2,500। तो अब आपका टोटल हो गया 12,500। अब आपका सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट्स, तो ये भी आपकी इनकम है। टूर्नामेंट टिकट्स को बेचकर आपको कोई इनकम जनरेट हुई तो वो भी आपको यहां लिखनी है, टिकट्स 4,000। सो योर आंसर विल बी 16,500। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया। अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि सिर्फ टूर्नामेंट एक्सपेंस 8,000, तो आप उसे नॉर्मली इनकम एक्सपेंस में एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं, बट अगर टूर्नामेंट फंड दे रखा है तो फंड रिलेटेड, इस टूर्नामेंट फंड रिलेटेड जितनी भी इनकम और एक्सपेंस है वो उसी साइड ऐड और लेस होगी और नेट अमाउंट आ जाएगा आपका बाहर। तो हमने डिस्कस किया ये ए पार्ट। ठीक, अगर इसने बोला होता कि ये जो टूर्नामेंट फंड है इसकी कोई इन्वेस्टमेंट भी है, तो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट यहाँ आ जाती, जिस रेट से होती उस रेट को आप अकॉर्डिंगली इसके टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट से पहले स्पेसिफाई करते हैं। सो उस रेट से आपको यदि इंटरेस्ट मिलता, इंटरेस्ट रिसीव देता, तो वो इंटरेस्ट रिसीव भी यहाँ प्लस होता, और जितना प्लस होना चाहिए था, सपोजिबली 18,000 है और यहाँ लिखा, तो अगर 10% के रेट से आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी होती तो 10% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 18,000 आप यहाँ लिखते, 18,000 का 10% 1800 आपकी इनकम। अगर मिली होती सिर्फ 1,000 तो यहाँ तो टोटल 1800 लिखते, लेकिन 1,000 मिली है, 800 स्टिल एक्रूड, तो एक्रूड इंटरेस्ट आप यहाँ भी लिखते अगर ऐसा क्वेश्चन में आता तो। ठीक, अभी फिलहाल
ए पार्ट में सिर्फ टूर्नामेंट फंड, उसके खर्चे, उसकी डोनेशन, तो फंड में से खर्चे माइनस किए, डोनेशन ऐड की, सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट इसी में ऐड किया और नेट अमाउंट बाहर लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है बी पार्ट, what will be the effect if tournament expense go up by 20,000 all things remaining the same, means अगर टूर्नामेंट के एक्सपेंस, बी पार्ट में क्या कहा गया है कि अगर टूर्नामेंट के एक्सपेंस गो अप बाय 20,000 से बढ़ जाते तो मींस कितने हो जाते 28,000, मींस जहां आपने 8,000 लिखा है अगर वो 28,000 हो जाता तो नेगेटिव का 20 मींस 20,000 इस फिगर में से आपको और माइनस करनी है, तो आपका आंसर कितना आता, तो ये बैलेंस आता 16,500। ठीक, ये टोटल आपका 16,500 आया था। ठीक, तो अगर इसमें 20,000 मैं और नेगेटिव कर दूं, 20,000 और माइनस कर दूं, तो आपका आंसर नेगेटिव का 3,500 आएगा। तो नेगेटिव के 3,500 को तो आप लायबिलिटी साइड शो नहीं करोगे। सो ऐसी सिचुएशन में सिंस आपके फंड से ज्यादा खर्चे हुए हैं तो आप उसको फिर यहाँ लिखते टूर्नामेंट एक्सपेंस कर लिख सकते थे 3,500। बी पार्ट का आंसर होगा ये। तब मैंने पूरा नहीं किया, सिर्फ आपको बता दिया है कि अगर वो 20,000 से खर्चा बढ़ गया है तो खर्चा 8 नहीं है 28 है। अब अगर खर्चा अगर 28 है तो आपका जो टोटल है वो 16,500 नहीं आएगा, अब वो नेगेटिव का 3,500 आएगा। सिंस वो नेगेटिव आया है तो आप उसे लायबिलिटी साइड नहीं लिखेंगे बल्कि इनकम एंड एक्सपेंस में एक्सपेंस साइड लिखेंगे। ठीक, विद दैट हमने डिस्कस कर लिया है। अगर इस फंड रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट होती तो वो यहाँ लिखते, अगर उसका इंटरेस्ट कोई एक्रूड होता तो यहाँ लिखते, और अगर इंटरेस्ट रिसीव है तो टोटलिटी में यहाँ प्लस होता। होपफुली आपको समझ में आया। बात करते हैं एनपीओ में रिसिप्ट एंड पेमेंट और एडजस्टमेंट अगर गिवन है तो कंप्लीट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पिछले साल की बैलेंस शीट और इस साल की बैलेंस शीट किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है, कुछ इनकम गिवन है, कुछ एक्सपेंस गिवन है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बैलेंस गिवन है 20,000, तो ये बैलेंस पिछले साल का कैश है 20,000। जैसे ही बैलेंस ब्रॉट डाउन देखो तुरंत बैलेंस कैरी डाउन देख लिया करो। सो इस साल का बैलेंस कितना है 50,000, वो आप लिख दो इस साल की बैलेंस शीट में 50,000। हम पुराने साल के असेट और लाइबिलिटीज इसलिए पुरानी बैलेंस शीट में लिख रहे हैं ताकि हम कैपिटल फंड कैलकुलेट कर पाए, और अगर हमें कैपिटल फंड एडजस्टमेंट में गिवन है तो हमें पुरानी बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो आपने क्या किया, पुराना कैश पुरानी बैलेंस शीट में, नया कैश नई बैलेंस शीट में, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश और बैंक का बैलेंस होता है। टू साइड वाला ओपनिंग बैलेंस पुरानी बैलेंस शीट वाला, और बाय बैलेंस कैरी डाउन वाला क्लोजिंग बैलेंस जो क्लोजिंग बैलेंस शीट या मैं कहूँ करंट ईयर की बैलेंस शीट में आता है। इसके बाद आपको दे रखा है सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन भी हमने अभी एडजस्टमेंट में समझा था कि आपको सब्सक्रिप्शन गिवन है, कितना गिवन है, टोटल 40,000, 94,000, 72,100। तो इस साल का कितना गिवन है 94,000। तो 94,000 लिख ले, या हम टोटल लिखते, टोटल में से 40,000 को भी माइनस कर देते और 72,100 को भी माइनस कर देते, तो अल्टीमेट आंसर 94,000 जो इस साल का आपको मिला। बट अभी मैंने इसको अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि इसके नीचे कोई एडजस्टमेंट है, चेक करते हैं। क्लब में 200 मेंबर है, हर मेंबर 1000 एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है, तो आपको कितनी इनकम मिलनी चाहिए 2 लाख। अच्छा, जो क्वेश्चन में गिवन था 40,000 और 72,100 उसको कहाँ लिखेंगे, ये भी पुट कर देते हैं। ये 40,000 आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो पिछले साल की बैलेंस शीट में आएगा, और ये जो 72,100 है ये आपको एडवांस मिला, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन ये करंट ईयर का एडवांस, तो आपकी बैलेंस शीट में कोई इनकम अगर एडवांस में मिल जाए तो लायबिलिटी साइड अपीयर करती है। अब नीचे एडजस्टमेंट थी, 200 मेंबर थे, 1000 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहे थे, तो वो आपने लिख दिया यहाँ। इसके जस्ट आगे दे रखा है 60,000 वर इन अरियर फॉर लास्ट ईयर, तो अब गड़बड़ हो गई है। 60,000 आपका आउटस्टैंडिंग था पिछले साल, तो 40 नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है 60,000। इट मींस स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका पिछले साल का 60 में से आपको सिर्फ 40 मिले। मैंने उस 40 को ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने 94,000 लिखा था, तो 40,000 पिछले साल का रिसीव था, मैंने उसको हटा दिया, और 72,100 आगे आने वाले साल का था, मैंने उसको हटा दिया। 60 में से 40 मिल चुके हैं, स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है, रिमेनिंग 20,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर सब्सक्रिप्शन। होपफुली समझ में आ गया आपको। इसके आगे बोल रखा है 25 मेंबर्स ने आपको एडवांस दे दिया था करंट ईयर का प्रीवियस ईयर में। ठीक, तो 25 मेंबर ने अगर एडवांस दे दिया था तो यहाँ लिखा होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन
25 मेंबर 1000 ही तो देंगे, अगर 1000 रुपीज पर मेंबर उनको देना था तो 25,000 आपको एडवांस में मिल गए। तो आप करेंगे ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपको पिछले साल कितना मिल गया था 25,000, तो इन टोटलिटी आपको कितना मिल गया 1,19,000। आपको मिलना कितना चाहिए 2 लाख। तो स्टिल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है आपका करंट ईयर का। कैसे निकाला, इस अमाउंट को इस अमाउंट से डिडक्ट करने के बाद 81,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। कहां लिखा जाएगा 17-18 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 81,000। होपफुली आपको समझ में आया। ठीक, अब आगे देखते हैं डोनेशंस फॉर बिल्डिंग। सिंस ये स्पेसिफिक डोनेशन है तो ये कहां लिखी जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये डोनेशन मिली है बिल्डिंग को बनाने के लिए। डोनेशन फॉर बिल्डिंग थोड़ा छोटा लिख रही हूँ, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। डोनेशन है 40,000 की, तो ये आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड करंट ईयर की। इसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट होता है आपकी इनकम। जहां भी अगर आपको इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिखे तो सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट देख लिया करो। एडजस्टमेंट में तो कोई इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, बट पेमेंट साइड इन्वेस्टमेंट गिवन है 12% इन्वेस्टमेंट 8,000, तो 8,000 का 12%, 8,000 का 12% कितना आता है 960, जबकि आपको मिला कितना है, ये 8,000 का 12% था, मिला है सिर्फ 800। इट मींस आपका एक्रूड इंटरेस्ट है कितना 160। होपफुली आपको समझ में आया। वो एक्रूड इंटरेस्ट कहां लिखा जाएगा, इस साल की इनकम 160, और ये अभी से हमने पेमेंट में पढ़ लिया 12% इन्वेस्टमेंट 8,000, तो मैं उसको भी लिख देती हूँ 12% इन्वेस्टमेंट 8,000। ठीक, आगे क्या दे रखा है, हम रिसिप्ट साइड ही थे अभी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 800, तो इसलिए हमने पेमेंट साइड चेक कर ली थी। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा। गवर्नमेंट ग्रांट्स इनकम कहां लिखा जाएगा, आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड 17,400। ठीक, इसके आगे दे रखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। मैंने पहले एग्जांपल में भी जब स्टार्टिंग में आपको फॉर्मेट समझाया था तब समझाया था, अगर कोई 4,000 की चीज है 1,600 में सोल्ड आउट हो रही है तो सिर्फ उसके प्रॉफिट या लॉस, असेट का प्रॉफिट या लॉस या असेट का डेप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है। बाकी असेट जितना भी घट बढ़ रहा है या असेट है तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड ही अपीयर होगा। सिंस इसने स्पेसिफिकली बोल रखा है आपका ओल्ड फर्नीचर था 4,000, तो पुरानी बैलेंस शीट में फर्नीचर होगा 4,000। अब वो 4,000 का फर्नीचर आपने 1,600 में सोल्ड आउट कर दिया तो आपको लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ आपको, सॉरी ये टू साइड, तो लॉस हुआ आपको लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। आपको लॉस हुआ 4,000 की चीज आपने 1,600 में सोल्ड आउट की है, सो 2,400 का आपको लॉस हो गया। ठीक, और अब 4,000 का फर्नीचर सिर्फ सोल्ड कर दिया तो यहाँ तो नहीं आएगा। आगे आपको पेमेंट साइड देखनी है। पेमेंट साइड दे रखा है स्टेशनरी, लेकिन सेकंड एडजस्टमेंट अगर हम देखें तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी आइटम है जिसका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा है तो आप उसको लिखेंगे स्टेशनरी कंज्यूम्ड बनाएंगे आप बेसिकली उसका, और कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और परचेजेस गिवन ना हो तो अमाउंट पे में करंट ईयर के क्रेडिटर्स और पिछले साल का एडवांस प्लस और पिछले साल के क्रेडिटर्स और करंट ईयर का एडवांस माइनस कर आप परचेजेस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको 23,400 दे रखा है, कोई क्रेडिटर्स एंड ऑल नहीं दे रखे। अगर पुराने साल के क्रेडिटर्स होते तो पुरानी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, नए साल के क्रेडिटर्स नए साल की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, पुराना एडवांस बैलेंस शीट में असेट साइड और पुराना करंट ईयर का एडवांस नए साल की बैलेंस शीट में असेट साइड आपको अपीयर करना होता। अब क्या दे रखा है आपको स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक 3,000 हो जाएगा प्लस और क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा, कितना गिवन है वो 4,000। ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे आप स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मैं स्टॉक करके ही लिख रही हूँ सर 3,000, और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग होगा 4,000। ठीक, और यहाँ कितना लिखेंगे हम 22,400, 3,000 प्लस 4,000 माइनस। इसके बाद आपको गिवन है इलेक्ट्रिसिटी 12% इन्वेस्टमेंट, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, असेट साइड लिख दिया क्योंकि हमारा खर्चा नहीं है, ये हमारा असेट है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, खर्चा इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस कितने गिवन है ये आपके, ये गिवन है 10,600। इसके बाद आपका गिवन है एक्सपेंस ऑन लेक्चर्स
तो एक्सपेंस ऑन लेक्चर्स भी आपके जो हैं ये हैं 30,000, तो 30,000 लिख दिया हमने यहाँ पर। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट असेट होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका असेट है। कितना असेट गिवन है ये 59,000, तो ये आपने लिख दिया असेट साइड। इसके बाद है आपका बुक्स, बुक्स भी अगेन असेट होते हैं, तो ये हमने लिख दिया असेट साइड। बुक्स है आपकी 40,000। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है टोटल, इस साइड का टोटल और इसका भी, जो ज्यादा होगा वो दोनों जगह, अगर डिफरेंस इधर आएगा तो सरप्लस और अगर इधर आएगा तो डेफिसिट। सो हमारी टोटलिंग में ये जो टोटल आएगा हमारा, ये आ रहा है 218,360। तो दोनों साइड का टोटल यही लिखेंगे और डिफरेंस आ रहा है इधर, इस सारी साइड में से ये सारे एक्सपेंस माइनस आउट करने के बाद, तो योर बैलेंसिंग फिगर इज गोइंग टू बी सरप्लस, और ये आ रही है हमारी 152960, 152960। होपफुली आपको समझ में आया। अब आपको कैपिटल फंड में 152960 सरप्लस ऐड कर बाहर लिखना है। तो कैपिटल फंड आपके पास है नहीं, कैपिटल फंड के लिए आप क्या करेंगे, असेट साइड का टोटल करेंगे पुराने वाले, और पुरानी लाइबिलिटीज जो दे रखा था एडवांस सब्सक्रिप्शन, उसको आप माइनस आउट कर कैपिटल फंड यहां निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर। तो ये आपका टोटल करते हैं, ये टोटल आपका आ रहा है 87,000। 87,000 में से जब आप 25 माइनस कर देंगे तो 62, ये आ गया आपका कैपिटल फंड। तो 62,000 में आपको ऐड करना है 1,52,960, तो ये आएगा आपका 214960। फिर आप दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल करेंगे और आपका टोटल दोनों मैच होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो आपका टोटल आएगा 262160, दोनों साइड का टोटल यही आएगा। तो ये आपका आ गया टोटल। होपफुली आपको समझ में आया हमने क्या किया। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली जो जो चीजें गिवन थी, लाइक अगर आपका कैश का बैलेंस था तो ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग यहाँ, आपका सब्सक्रिप्शन था तो इस साल जो भी सब्सक्रिप्शन था आपको एडजस्टमेंट में गिवन था कि आपको एडवांस मिल रखा है पहले से, तो वो आपने लायबिलिटी साइड लिखा और यहाँ प्लस किया तो इतना आया, जबकि मिलना कितना चाहिए था, 200 मेंबर 1000 दे रहे थे तो 2 लाख मिलना चाहिए था। डिफरेंस आपका इस साल का आउटस्टैंडिंग वो आपने बैलेंस शीट में इस साल लिख दिया। आपको गिवन था पिछले साल 60,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आउट ऑफ दैट 60-40 आपको मिले, बट मैंने टोटल ही नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ इस साल का लिखा था, नहीं तो मैं टोटल में 40 माइनस करती जो रिसीव हो गया। ठीक, अभी मैंने सिर्फ उसी साल का लिखा जिस साल की इनकम है, वो साल कौन सा था हमारा 17-18, तो मैंने 17-18 का लिखा था, तो मैंने 40 लिखे नहीं, बट 60 में से 40 मिल गए तो 20 स्टिल स्टैंडिंग, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद आपका इंटरेस्ट था, तो इन्वेस्टमेंट थी आपकी 12% वाली, तो 8,000 का 12% 960 मिलना चाहिए था, जबकि आपको मिला 800, तो डिफरेंस 160 एक्रूड, ये हिडन ट्रांजैक्शन थी आपकी, तो ये आपका एक्रूड इंटरेस्ट बन गया असेट। नॉर्मल आपको खर्चे दे रखे थे, लेकिन उनके साथ एक फर्नीचर सोल्ड दे रखा था इनकम में, तो जो फर्नीचर सोल्ड हुआ था उसको हमने कंपेयर किया कि कितनी बुक वैल्यू थी, कितने में सोल्ड हुआ। 4,000 का फर्नीचर 1600 में, तो अल्टीमेटली आपको लॉस हो गया। प्रॉफिट होता तो इधर आ जाता। कंज्यूमेबल आइटम था क्योंकि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था, तो स्टेशनरी, तो उसमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस करके अकॉर्डिंगली लिखा, लेकिन इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग था ये अकॉर्डिंगली पुरानी बैलेंस शीट और नई बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाला स्टॉक अपीयर किया। इसके बाद नॉर्मल खर्चे दे रखे थे, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑन लेक्चर। इसके बाद हमने किया टोटल, टोटल में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद हमारा आया सरप्लस। सरप्लस अल्टीमेटली कैपिटल फंड में ऐड होता है। सिंस कैपिटल फंड गिवन नहीं था, तो पुरानी बैलेंस शीट में जितने भी असेट हमने कैलकुलेट किए थे, सारे असेट का टोटल में से लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। पुराना कैश, पुराना आउटस्टैंडिंग, पुराना फर्नीचर, ये एडजस्टमेंट में गिवन था कि 4,000 का फर्नीचर इतने में बिका, वहां से ये 4,000 आया। पुराना स्टॉक, ये कंज्यूम्ड के पार्ट से गिवन था, ये आ गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन माइनस करने के बाद, ऑलरेडी एडवांस ये भी एडजस्टमेंट में गिवन था, माइनस करने के बाद आपका कैपिटल फंड आ गया 62,000। इस 62,000 में मैंने फिर सरप्लस को ऐड किया जो मैंने यहाँ से निकाला, दोनों साइड का टोटल किया और वो मैच हो गया। दिस इज इट फॉर एनपीओ। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका अगर बोर्ड पार्ट से कोई भी क्वेश्चन एनपीओ का आ जाए तो 100% आप उसको करेक्ट अटेम्प्ट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए।